हेलो स्टूडेंट्स, एमसीसी ने 2023 के लिए अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15% के प्रोसेस को लेकर। उसके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा। किसे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए ये भी बात करेंगे। कौन कौन से इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या अपनी सीट्स अलॉट करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। सिक्योरिटी फीस कितनी डिपॉजिट करनी होती है, इस पर भी बात करेंगे। सिक्योरिटी फीस किन कारणों से फॉरफिट कर ली जाती है और एमसीसी ने कुछ बदलाव किए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं जय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जय एडुकेयर में। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग जो कि एमसीसी कंडक्ट कराता है उस पर बात करेंगे। शेड्यूल रिलीज हो गया है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किसे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर वो स्टूडेंट जिसे एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई करनी है और गवर्नमेंट कॉलेज से या डीम्ड कॉलेज से ये स्टडी करनी है, उसे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। हर स्टूडेंट्स को दो टाइप की काउंसलिंग करनी होती है, एक गवर्नमेंट के लिए और एक प्राइवेट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट और डीम्ड की काउंसलिंग करना चाहते हैं उसे एमसीसी की काउंसलिंग करनी है और उसके अलावा अपने होम स्टेट की काउंसलिंग करनी होती है। और वो स्टूडेंट जिसे सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना है वो डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आपको एम्स में पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी है, जिप्मा में पढ़ाई करनी है और डीम्ड कॉलेज मणिपाल, जामिया हमदर्द, रूरल, केएस हेगड़े, 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप उसमें पढ़ाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीसी काउंसलिंग अटेंड करनी है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज जैसे अगर आप हरियाणा में पढ़ना चाहते हैं एसजीटी, यूपी में पढ़ना चाहते हैं शारदा जैसे, कर्नाटक में वेदही, केम्पेगौड़ा और इसी तरीके से स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको उनके डिफरेंट स्टेट की अलग काउंसलिंग करनी होगी। वो स्टेट्स ओपन स्टेट्स भी होने चाहिए। ओपन स्टेट्स की वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो अगर आपको ओपन स्टेट्स को लेके कोई कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख लें। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेज इस एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया के जितने भी एम्स हैं, 20 एम्स हैं, वो अपनी 100% सीट इसी काउंसलिंग से आपको अलॉट करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो भी अपनी 100% सीट्स यहीं से अलॉट करती हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज अपनी 100% सीट 15% ऑल इंडिया की और 85% स्टेट की ड्यू कोटे की यहीं से अलॉट करते हैं। जिपमर अपने दोनों कैंपस कराईकल और पुडुचेरी के लिए 100% सीट यहीं से अलॉट करता है। एएफएमसी पुणे, अगर आप एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में पढ़ना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इसी काउंसलिंग से होगा और उसका एडमिशन अपना सेपरेट उसकी वेबसाइट से होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको इसी एमसीसी काउंसलिंग से करना होगा। और इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो अपनी 15% सीट यहाँ पर देंगे। सभी स्टेट अपनी गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट आप एमसीसी को हैंड ओवर कर देते हैं। वो सभी सीट्स भी आपको यहीं से पार्टिसिपेट करनी है। आपको किसी डिफरेंट स्टेट में जाकर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट अलग से नहीं करना है। अगर आपको एमसीसी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है और अपने होम स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ना चाहते हैं। 100% सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी, 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, वो भी अपनी 100% सीट्स यहीं से देंगी। अपनी एनआरआई कोटे की सीट और अपनी मैनेजमेंट कोटे की सीट आपको एमसीसी काउंसलिंग से अलॉट करेंगी। नर्सिंग, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं, गर्ल्स हैं, नर्सिंग की सीट्स भी आपको यहीं से अलॉट होंगी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इस साल आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने अपनी जो 6 कॉलेज हैं उसकी सीट अपनी सेपरेट काउंसलिंग से अलॉट के लिए नोटिस दिया है। तो अगर आप दिल्ली से हैं और आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको आईपी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बात कर लेते हैं इस काउंसलिंग में राउंड्स कितने होते हैं। तो इस बार भी सेम प्रीवियस ईयर की तरह राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को इस बार इन्होंने मॉप अप राउंड ना कहकर राउंड 3 ही कहा है, जबकि राउंड 3 मॉप अप राउंड होता है और कन्वर्जन राउंड भी होता है। राउंड 4 को स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं। इस बार ये जो बदलाव किया है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए किया है। इस बार हम स्टे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इट मींस राउंड 1 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, राउंड 2 में भी, राउंड 3 में भी और स्टे वैकेंसी राउंड में। लास्ट प्रीवियस ईयर में स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता था, तो ये एक अच्छा बदलाव है। इससे सीट जो वेस्ट होती है उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं कि हमें काउंसलिंग प्रोसेस को कैसे करना है। इसे ध्यान से सुनिए। आई एम श्योर
आप ये वीडियो अगर सुन लेंगे या देख लेंगे तो आपको एमसीसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, हमारी टीम या फिर मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस साल के जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होंगे स्टेट वाइज और एमसीसी के हर राउंड की वीडियो विद रूल्स और क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। अब बात करते हैं कौन कौन इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। हर वो स्टूडेंट जिसने नीट का एग्जाम दिया और नीट क्वालिफाइड है वो इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप नीट क्वालिफाइंग नहीं है, आपका स्कोर नीट का क्वालिफाइंग स्कोर नहीं है, तो आप इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट ना करें और इंडिया में भी किसी और जरिए से भी एडमिशन को ना देखें, क्योंकि नीट क्वालिफाइंग होना जरूरी है एमबीबीएस और बीडीएस या नर्सिंग की पढ़ाई के लिए, आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए। तो हर वो स्टूडेंट जो क्वालिफाइंग है वो इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। एक क्वेश्चन और पेरेंट्स को कंफ्यूज करता है कि अगर हम एमसीसी की काउंसलिंग पार्टिसिपेट ना करें, हम प्राइवेट कॉलेज पढ़ना चाहते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट स्टेट की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को पढ़ना चाहते हैं और गवर्नमेंट या डीम्ड कॉलेज नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्टेट की इंडिविजुअल काउंसलिंग कर सकते हैं। एमसीसी काउंसलिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं है, आप अलग से स्टेट की काउंसलिंग करें। कई पेरेंट्स को लगता है अगर हमने एमसीसी काउंसलिंग नहीं की तो हम स्टेट के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, स्टेट की काउंसलिंग अपनी सेपरेट होगी। अब काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए जो वेबसाइट है, सबसे पहले वेबसाइट की बात कर लेते हैं। वेबसाइट है www.ncc.nic.in। इसी पोर्टल से सारा प्रोसेस होगा और इसी पोर्टल पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपडेट होंगी। एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है। ये सिक्योरिटी अमाउंट इस बात की गारंटी होती है कि आपको जो कॉलेज एमसीसी पोर्टल पे मिलेगा आप उसे पढ़ें। अगर आप उसे नहीं पढ़ते हैं या एमसीसी ने कोई कॉलेज दिया आप उसे नहीं लेते हैं तो वो सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाती है। तो सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर आप एमसीसी पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये डिसाइड करेंगे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ना है या फिर यहाँ से हमें डीम्ड कॉलेज की काउंसलिंग भी करनी है। वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं उन्हें इसमें एज ए सिक्योरिटी या रजिस्ट्रेशन करते वक्त 11,000 रुपए पे करने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 5500 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब इसमें 11,000 रुपए को मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ। 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो पार्टिसिपेशन फीस होता है या काउंसलिंग फीस होती है। 10,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी फीस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब यहाँ पर पेरेंट्स को एक कंफ्यूजन होती है कि क्या हमें अलग अलग कॉलेज के लिए ये 11,000 रुपए या 10,000 रुपए सिक्योरिटी पे करनी होगी? नहीं, ये कॉमन फीस होती है और ये चारों राउंड के लिए एप्लीकेबल होती है। तो हर राउंड में अलग से सिक्योरिटी फीस पे करने की जरूरत नहीं। आप रजिस्ट्रेशन के वक्त जो सिक्योरिटी फीस पे करेंगे वो 4th राउंड तक आपकी एप्लीकेबल रहेगी। अब बात करते हैं उनकी जो डीम्ड कॉलेज भी पढ़ना चाहते हैं। डीम्ड कॉलेज जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें 2,05,000 की सिक्योरिटी फीस पे करनी पड़ेगी। अभी रूल्स और सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आने वाला है, कुछ बदलाव हुए तो उसके अकॉर्डिंग पे कर लेंगे, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 2,05,000 ही पे करनी है। अब 2,05,000 जो स्टूडेंट्स पे करते हैं उनके मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि हम गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी करना चाहते हैं तो क्या हम 11,000 अलग से पे करेंगे? तो उनके लिए आंसर है कि आप अगर 2,05,000 रुपए पे करते हैं तो आपके जो पोर्टल है या फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे डीम्ड प्लस गवर्नमेंट कॉलेज, सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपके पोर्टल पे गवर्नमेंट की सीट्स और डीम्ड की सीट्स भी आएंगी। इट मींस आप चॉइस फिलिंग करते वक्त गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों के लिए एलिजिबल है अगर आपने एज ए सिक्योरिटी 2,05,000 रुपए पे की है। सिक्योरिटी को लेकर एक कंफ्यूजन और पेरेंट्स के मन में होती है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। जो सिक्योरिटी हम पे करते हैं वो हमारी कॉलेज की फीस में एडजस्ट होती है। तो यहाँ पर क्लियर है, सिक्योरिटी फीस आपकी कॉलेज की फीस में एडजस्ट नहीं होती, आपको सिक्योरिटी रिफंड ही मिलेगी। और रिफंड का भी रूल है, जिस अकाउंट से वो पे करेंगे उसी अकाउंट में वो रिफंड आएगी। मतलब आप पड़ोसी के अकाउंट से या साइबर कैफे पे कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए अपने अकाउंट से उस अमाउंट को पे कीजिए। अदरवाइज जिस अकाउंट से ये सिक्योरिटी फीस पे की जाती है उसी अकाउंट में एमसीसी इसको रिफंड करता है और इसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं लेता। उसी अकाउंट में बाय डिफॉल्ट काउंसलिंग प्रोसेस एंड होने के बाद, चारों राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद उसी अकाउंट में ये सिक्योरिटी रिफंड आएगी। रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ स्टूडेंट ध्यान दें, दिल्ली वाले खासतौर पे ध्यान दें कि आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, कॉलेज के नाम भी बता देता हूँ मैं हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली वालों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दूं। दिल्ली की काउंसलिंग करते वक्त आपको ध्यान देना है, आपको ऑल इंडिया कोटा 15% और ड्यू कोटा दोनों ऑप्शन को टिक करके आगे चलना है, जिससे कि आपको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूसीएमएस, लेडी हार्डिंग, आरएमएल, सफदरजंग, ये 5 कॉलेज अपनी 100% सीट यहीं से देंगे। दिल्ली वालों को आईपी यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग करनी है, अपने स्टेट की काउंसलिंग करनी है, उससे सिर्फ और सिर्फ उन्हें BR अम्बेडकर, ACMS और हिंदूराव NDMC इनकी 85% सीट के लिए आईपी ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, वो सीटें वहां से अलॉट होंगी। तो दिल्ली वाले ध्यान दें, कई बार मिस्टेक हो जाती है, सिर्फ 50%
कोटे को ही टिक करते हैं, 85% कोटा मिस कर देते हैं। तो इसका जरूर ध्यान दें दिल्ली वाले, अपनी 85% और 15% कोटे को टिक करके रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन में सिक्योरिटी की बात हो गई, रजिस्ट्रेशन में किन चीजों का ध्यान देना है। अगर आपको FMC पुणे के लिए, जिपमर के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी पढ़ाई करनी है, उनके अपने इंटरनल कोटे भी हैं, तो आप उन कोटाज को भी टिक करके रहें। ESIC के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो 15% सीट है यहीं से अलॉट होंगी। ESIC को लेकर भी एक डाउट रहता है मन में, क्या ESIC कोटे के लिए सिर्फ और सिर्फ ESIC कोटे वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप ESIC कोटे से नहीं है, आप भी इन सीटों के लिए दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन ESIC कोटे से हैं तो उनको ESIC कोटा से सीट अलॉट होंगी। अगर उनकी रैंक अच्छी है तो उनको भी जनरल सीट अलॉट हो सकती है। दिल्ली वालों को एक बात और बता दूं, अगर आप डेंटल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं दिल्ली के, तो मौलाना आजाद, जामिया मिलिया इस्लामिया और ESIC का जो डेंटल कॉलेज है रोहिणी में, वो अपनी 100% सीट इसी काउंसलिंग से अलॉट करेंगे। ESIC के लिए आपको IP यूनिवर्सिटी की कोई काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी। तो दिल्ली के सभी डेंटल कॉलेज अपनी सीट्स यहीं से देंगे। रजिस्ट्रेशन को लेकर, जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 20 जुलाई को। रजिस्ट्रेशन की फीस आप 25 जुलाई तक पे कर सकते हैं। फीस पे करने के बीच में ही आपको चॉइस फिलिंग भी कर लेनी है, यानी आपने जिसने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, फीस पे कर ली, उनके पोर्टल पे चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग को लेकर कुछ डाउट्स रहते हैं पेरेंट्स को, वो समझा देता हूँ मैं। चॉइस फिलिंग में हमेशा जो ऑर्डर होना चाहिए वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं हमें ये कॉलेज मिल सकता है, उसको ऊपर रख लेते हैं, तो वो ऑर्डर गलत होता है। आपको हमेशा जो टॉप कॉलेज है उसको ऊपर रखना है और उनके सीक्वेंस से रखना, उनकी प्रेफरेंस उसी हिसाब से रखनी है। टॉप टू बॉटम की तरफ काउंसलिंग को रखना होता है। तो अब चॉइस फिलिंग करते वक्त पेरेंट्स ये पूछते हैं हम कितनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो जितने भी आपके पोर्टल पे चॉइसेस अवेलेबल है, आप सारी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो चॉइस फिल करने की कोई लिमिट नहीं है। चॉइस फिल करने के बाद पेरेंट्स को एक कंफ्यूजन होती है, क्या चॉइस लॉक करना मैंडेटरी है? तो यहाँ पर एक डाउट और क्लियर कर दूं, चॉइस लॉक करना मैंडेटरी नहीं है। 26 जुलाई के दिन ही चॉइस लॉकिंग शुरू होगी। अगर आप नहीं कर पाते तो कंप्यूटर अपने आप उसको लॉक कर देगा। अब पेरेंट्स कई बार चॉइस फिल करके तुरंत चॉइस लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। चॉइस फिल होंगी, 20 से 26 तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग के बाद 26 तारीख को चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी, आपकी चॉइस तभी लॉक होंगी। अब चॉइस लॉक होने के बाद आपको क्या करना है, इनका इंटरनल प्रोसेस होगा। इंटरनल प्रोसेस में ये रिजल्ट को अपडेट करते हैं, रिजल्ट अपलोड करके चेक करते हैं। ये प्रोसेस 27 और 28 जुलाई को होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट राउंड 1 का 29 जुलाई को मिलेगा। अब रिजल्ट को लेकर भी पेरेंट्स को समझना होगा रिजल्ट कैसे होता है। एक प्रोविजनल लिस्ट दी जाएगी, उसमें आप अपने रोल नंबर को फाइंड करके देख सकते हैं आपने जो भी चॉइसेस फिल की थी, आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं। प्रोविजनल में अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लॉगिन पैनल है, नेक्स्ट डे आपके लॉगिन पैनल में आपका एडमिशन लेटर आपको मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद 2 केस बनते हैं, या तो आपको रिजल्ट अलॉट होगा, कोई कॉलेज सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन्हें कोई भी सीट राउंड 1 में नहीं मिली है, उन्हें क्या करना है। वो या तो MCC की राउंड 2 का इंतजार करेंगे, या इस बीच में जो स्टेट के राउंड होंगे, किसी भी स्टेट में पढ़ना चाहते हैं तो उस स्टेट काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर अपने होम स्टेट की, जो जिस स्टेट के डोमिसाइल है उस स्टेट की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं उनकी, जिनको राउंड 1 में कोई सीट्स मिल जाएगी, उनको क्या करना होता है। उनके पास 2 रास्ते होते हैं, एक तो वो उस सीट को रिपोर्ट कर दें कॉलेज जाकर, या फिर फ्री एग्जिट ले लें। फ्री एग्जिट क्या होता है, पहले फ्री एग्जिट समझा देता हूँ। फ्री एग्जिट मतलब आप कुछ भी ना कीजिए, आपने रिजल्ट देख लिया है, बस आप बैठ जाइए या वेट कीजिए राउंड 2 का। इसको फ्री एग्जिट बोलते हैं। फ्री एग्जिट किस लिए वर्ड यूज होता है कि आपने जो सिक्योरिटी पे की है, आपको सीट मिली है, आप अगर फ्री एग्जिट ले लेते हैं तो उस सिक्योरिटी फीस का आपको लॉस नहीं होगा, इसलिए राउंड 1 को फ्री एग्जिट कहा जाता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो सीट को रिपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड है और कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए जो समय दिया गया 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक का 5 दिन का समय दिया गया है। रिपोर्टिंग में क्या करना होता है मैं थोड़ा सा वहां समझा दूं आपको। आपको अपने अलॉटेड कॉलेज की सबसे पहले फीस पे करनी होती है। जो भी कॉलेज आपको मिला है उसकी पूरी फीस पे करनी होगी। जो भी मोड होगा वो कॉलेज की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, ऑनलाइन होगा या DD से। फीस पे करने के बाद अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कैंडिडेट उस अलॉटेड कॉलेज जाएगा, या जो कॉलेज उनको मिला है उस कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में जाना ही रिपोर्टिंग कहलाता है। वहां जाकर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उस कॉलेज की पूरी फीस सबमिट करनी है। अब जब आप कॉलेज में फीस सबमिट कर रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट जमा कर रहे होते हैं, उस वक्त कॉलेज आपसे ये पूछता है कि जो सीट आप लेने आए हैं उसे आप फाइनल करना चाहते हैं या आप अपग्रेड के लिए देख रहे हैं। इस प्रोसेस को विलिंगनेस बोलते हैं। तो कॉलेज आपसे एक विलिंगनेस फॉर्म फिल करवाएगा, उसमें
आपको उनको बताना होगा कि आप इस जो कॉलेज मिला है राउंड 1 में, इसको अपग्रेड के लिए देख रहे हैं या फिर इस कॉलेज को फाइनल करना चाहते हैं। अगर आप अपने अलॉटेड कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो आप वहां पर फ्रीज कर सकते हैं या नो अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अगर आप अपने अलॉटेड कॉलेज के अलावा राउंड 2 में अपग्रेड के लिए देख रहे हैं तो आपको वहां पर अपग्रेड ऑप्शन बता देना है कॉलेज को या फॉर्म में फिल कर देना है, वो आपको अपग्रेड अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको इंतजार करना है राउंड 2 का। इस वीडियो में हम राउंड 1 तक की बात करते हैं, राउंड 2 की वीडियो को मैं फिर बनाऊंगा। अभी कुछ रूल्स आए नहीं है, अगर वो रूल्स कुछ चेंज हुए तो उसके अकॉर्डिंग राउंड 2 को बताएंगे। आई थिंक मैंने सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। राउंड 2 की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राउंड 2 आने पर जो भी केस बनेंगे आपके उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।